सो प्रतिज्ञा जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया उसमें जो पहला टेस्ट है वो पॉलिटी का है। सिलेबस आपको हमने दे दिया था, टेस्ट आपके पास टेलीग्राम पे पहुंच गया है 12 बजे। आप उसको अटेम्प्ट करके देख चुके होगे। जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगी, व्हाट आई मीन टू से कि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उसके बारे में हम यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता रहूंगा साथ में, और हम ये जो क्वेश्चन है 20 के 20 वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इन रीसेंट ईयर्स इश्यूज रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैव बीन डिस्कस्ड इन पब्लिक डिस्कोर्स। ठीक है जी, डिस्कोर्स विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ का पार्ट हमने करंट का भी डाला है और जो है इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, स्टैटिक के साथ में। पहला कहता था कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंपावर करता है पार्लियामेंट को, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब है क्या, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या हुआ आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में भी कि कोई फिक्स नंबर नहीं होएगा इलेक्शन कमिश्नर्स का, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई है। इलेक्शन कमिश्नर इंक्रीज या डिक्रीज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है, वो इंपावर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर किया। नंबर 2 ये वाला जो पार्ट है ये गलत हो जाएगा। नंबर 3 द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ऑलवेज एंजॉयज आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिमूवल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उनकी रिमूवल होगी, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हम इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली जो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट होएगी। और जो स्टेटमेंट 3 है वो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, है ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की, वो रिमूव होएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये एक बात होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली यूजेस द एक्सप्रेशन बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिवली एक्सप्लिसिटली यूज हुआ है, कहीं पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं हुआ, और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद ही निकल के आया है। हम बात भी करेंगे इसके बारे में। नंबर 2 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 3 द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस इवॉल्व्ड थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर की, तो या फिर स्टेटमेंट 3 की बात करें, तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन ये जो पावर है ये लिमिटेड पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर या कुछ और चीजों को, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसको आप जो अमेंड है वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं जो भी फंडामेंटल राइट है, तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली बिकम्स वॉइड फॉर ऑल द पर्पस। ये गलत हो जाएगा। कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ में वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, नहीं, ऐसे नहीं है। इसमें एक डॉक्ट्राइन आया। जो डॉक्ट्रिन है ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी, विच मींस जो भी लॉ बना उसके अंदर जितने भी सिवियर चीजें होंगी उसको निकाल के जो बाद में बचा है वो उसको हम वहां पे रख सकते हैं, विच मींस वो पूरा का पूरा लॉ वॉइड नहीं हो जाएगा। तो दूसरा गलत हो गया। नंबर 3 है द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल सही बात है। तो नंबर 1 और नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें से हमने बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 आपको पता ही है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल 279 है। नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। फिर उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टिस आर्टिकल 338 के अंदर हमें ये मेंशन्ड है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो 1 2 3 ओनली 3 विल बी द आंसर, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 280 और 279 है, आर्टिकल 338, ये सारी के सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, जैसे कि नीति आयोग एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।
फिर आगे आता है नंबर 5, विद रेफरेंस टू द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, नहीं यूनियन ऑफ स्टेट से डिस्क्राइब करता है, ये यहीं पे गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो गया। नंबर 2, पार्लियामेंट में ऑल्टर द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ अ स्टेट बाय लॉ, ये बिल्कुल सही बात है। The Constitution permits reorganization of states even without the consent of the concerned state legislature, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसमें ना एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी ऐसी चीज आएगी तो जो प्रेसिडेंट है वो पहले इस तरीके, जो भी स्टेट कंसर्न्ड है उसके पास बिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो माने चाहे ना माने, मतलब जो स्टेट है वो चाहे वो मान रही है चाहे वो नहीं मान रही, कोई लेना देना नहीं है, जो चीज उन्होंने सोची है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद में नंबर 6 पे आते हैं, डीपीएसपी हैव इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, ये बिल्कुल ठीक बात है। डीपीएसपी आर इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट इन द सेम मैनर एज फंडामेंटल राइट्स इज नॉट करेक्ट, है ना, तो इसका जो आंसर है वो सी बनेगा, ए ट्रू है, आर जो है वो फॉल्स है, मतलब उसका रीजन फॉल्स है। आगे चलते हैं, सिटीजनशिप की बात आ रही है यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन exhaustively deals with all the matters relating to the acquisition and determination of the citizenship, ये बिल्कुल गलत है जी, ये वाला गलत हो जाएगा। तभी तो अगर ये इतनी इसमें होती, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा होता, तो हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाने की जरूरत ना पड़ती और उसको बार बार अमेंड करने की जरूरत ना पड़ती, तो पहला गलत हो गया। सेकंड, पार्लियामेंट के पास पावर है, बिल्कुल पावर है जी। इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, आप कोई और सिटीजनशिप नहीं ले सकते, अगर आप कोई और लेंगे तो ये वाली जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, इमरजेंसी का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। द लाइफ ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड व्हाइल अ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ये जो इमरजेंसी है वो ऑपरेशन में जब भी है तो जो लाइफ है लोकसभा की वो एक्सटेंड हो जाएगी। कितनी एक्सटेंड होगी, वो 1 साल एक्सटेंड हो जाएगी, है ना, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 रिमेन प्रोटेक्टेड इवन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर ये लिखा हुआ है और 20 और 21 को हमने प्रोटेक्ट किया है इमरजेंसी के दौरान भी। यहां पर लिखे 1 साल के लिए जो लिमिट है वो एट अ टाइम, एक बार के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सच एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 9, विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ सब्सटेंटिव पावर्स फॉर द लेजिस्लेचर। नंबर 1, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, अमेंड हो सकता है, लेकिन पावर का सोर्स नहीं लेजिस्लेचर के लिए, ये हमने काफी बार पहले जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में भी देखा है। इट नाइदर ग्रांट्स पावर नोर इंपोजेस लिमिटेशंस इंडिपेंडेंटली, है ना, रादर इट सर्व्स एज एन इंटरप्रेटिव एड इन अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10 नंबर पे चलते हैं जी, कंसीडर द फॉलोइंग बॉडीज, यूपीएससी, कैग, अटॉर्नी जनरल और फाइनेंस कमीशन। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बताना है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैग जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है जी। और उसके बाद में अगर हम बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 11, इन रिसेंट ईयर्स डिबेट्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हैव फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी का मतलब क्या होता है, ये देखो एक बार हम अगर यहाँ पे देखें कि एडहेरेंस टू द वैल्यूज, है ना, प्रिंसिपल्स, स्पिरिट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉयडेड है, ना कि हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते रहे मैकेनिकल मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। Morality. The Constitution explicitly defines the term constitutional morality. Number 1, ये तो बात बिल्कुल भी नहीं है। Constitutional morality have been invoked by court, बिल्कुल ठीक है। Third है, constitutional morality necessarily requires that the will of the majority must prevail in all the circumstances. नहीं, will of majority नहीं है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। Number 2 is the correct answer। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको दी गई और ये PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। Number 12, with reference to the distribution of legislative powers in India, Parliament has exclusive power to the legislate on matters
इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, ये बिल्कुल ठीक बात होगी। नंबर 2, इन सर्टन सर्कमस्टांसिस पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है, या फिर हम बात करें कोई इमरजेंसी होगी। नंबर 2, कोई इंटरनेशनल चीज को हमने इंप्लीमेंट करवाना है। नंबर 3 कहता है रेजिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्ट इन द स्टेट्स, नहीं, रेजिड्यूरी पावर्स वेस्ट स्टेट्स के पास नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, आगे चलते रहे, है ना, आगे चलते हैं। नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में देखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी ठीक है, फाइनेंस कमीशन ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल्कुल ठीक है, सीआईसी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 बनेगा, ओनली 4, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी। आगे चलते हैं, नंबर 14, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये फॉरेनर्स के लिए अप्लाई नहीं होती फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्लियामेंट में इनेक्ट लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नंबर 15, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सिस्टम दैट कंबाइंस फेडरल फीचर्स विद सर्टेन यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ये बिल्कुल ठीक बात होगी। नंबर 2 है द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज बाय द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल ठीक है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, ये फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कैग के बारे में, जो कैग है वो ऑडिट करता है ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग, ठीक है जी। द कैग एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों ठीक है जी, आपने ध्यान में रखना है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेचर, ये भी चीज आपने साथ के साथ में ध्यान रखनी है। और जो कैग के आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, ये आर्टिकल आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, 17 क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू प्रीएम्बल, इट embodies the objectives sought to be achieved by the constitution, it is neither enforceable in court of law nor so ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। It may assist in the interpretation of constitutional provisions when ambiguity arises, बिल्कुल ठीक बात है। 1 and 2 will be the 1 2 3 2, it is neither enforceable in court of, ये बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 1 2 and 3 तीनों ठीक है। आगे चलते हैं, 18, इन रिसेंट ईयर्स, अगेन कॉम्बिनेशन है, करंट अफेयर्स में से कुछ टॉपिक और स्टैटिक को कंबाइन किए इसमें, कि फिजिकल फेडरलिज्म की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात। ग्रांट इन एड की बात करेगा, बिल्कुल ठीक है। इट्स रिकमेंडेशंस बिकम बाइंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, एडवाइजरी है जी, एडवाइजरी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। 19, with reference to the constitutional amendments in the India, consider the following statement. Every constitutional amendment bill must be ratified by at least 1/2 of the state legislature, नहीं, अगर फेडरलिज्म की कभी भी बात आएगी उस टाइम पे ये चीज होगी। नंबर 2, a constitutional amendment bill cannot be introduced without the prior recommendation of the president, नहीं, ये भी गलत हो गया। और थर्ड है, सर्टेन अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर्स रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ठीक है, हमने अभी बात की है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे आया नंबर 20, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है जी। नंबर 2, द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू, है ना, राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड कमेटीज, बिल्कुल ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ये वैसे ही कुछ ऑप्शन डाल दिया, तो इसका 1 and 2, ये 20 क्वेश्चंस हैं जी। कोई भी डाउट है, अगेन ये फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, मार्क की हुई मिलेगी, आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर कोई डाउट है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है जी, और किसी भी टाइम पे मिलने आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये पहला टेस्ट है, इसका लेवल उसी तरीके से इजी टू मॉडरेट साइड पे रखा है, और इसके बाद में जैसे जैसे हमारी ये जो प्लान है वो ये आगे बढ़ेगा, जो टेस्ट है उसका जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में हम